हेलो एवरीवन। आज हम ऑडिटिंग की सीरीज़ में आपके लिए कुछ और एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीए इंटर कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। फर्स्ट, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट। एक पर्सन जो ऑडिट कंडक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट। जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक पर्सन होता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा होता है। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद इफ़ यू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप सीओपी आप होल्ड करते हो तो आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो। बट अगर आप सर्विस में हो, इफ़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन सर्विस, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु होल्ड्स द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अकाउंटेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? अकाउंटेंट कौन होता है? जो अकाउंट्स मेंटेन करता है किसी भी कंपनी के। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, यू आर एन अकाउंटेंट, बट यू कैन नॉट डू द ऑडिट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो दैट इज टोटली रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑडिटर। नेक्स्ट, द बेनिफिशरीज ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड्स A, company, bankers, sole proprietorship, all of these. See, what are the beneficiaries of auditing? If anything is, पहले तो ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं। ऑडिटिंग का मतलब होता क्या है? ऑडिटिंग मतलब होता है जब भी आप कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। तो इन सब का क्या होता है? चेक किया जाता है, चेकिंग होती है, ताकि उसमें ये पता लग सके कि क्या कोई एरर तो नहीं है। जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का चेक होता है। जो चेक होता है इसी को कहते हैं ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग करता कौन है? एक ऑडिटर करता है। तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं सबको मिलते हैं। अगर ऑडिटिंग अच्छे से होगी तो बेसिकली ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अगर कोई भी गलतियाँ, एरर्स वगैरह नहीं मिलते तो मतलब क्या समझ में आता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं? बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं, उसमें कोई एरर्स नहीं है। तो हर कोई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर सकता है? उस पर ईजिली रिलाई कर लेगा अपने डिसीजंस के लिए। तो बेसिकली ऑडिटिंग बहुत हेल्प करती है। उसमें जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो भी ऑडिटर होगा वो क्या करता है? रिपोर्ट्स बनाता है। ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो कंपनी के फ्री फ्रॉम एरर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ एरर्स हो, या ऐसा तो नहीं है उसमें बहुत सारे एरर्स हो, फ्रॉड हो। तो अलग तरीके से, चार तरीके से रिपोर्ट्स बनती हैं। अगर बिना एरर्स होंगे तो उसको क्लियर रिपोर्ट कहा जाता है। एकदम क्लियर, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी गलतियाँ नहीं है। क्लियर या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। तो अलग अलग तरीके की ये रिपोर्ट्स होती है। एक होती है क्लियर, जिसको अनक्वालिफाइड भी कहते हैं। अगर कोई भी गलतियाँ नहीं निकलती किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसको क्लियर या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है ऑडिटर। दूसरी, अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ मिलती है तो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं। सेकंड इज़, एक तो ये हो गई, सेकंड ये हो गई क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ, फ्रॉड होंगे। जिसमें बहुत सारी गलती है तो क्या करेगा ऑडिटर? एडवर्स रिपोर्ट दे देगा कि भाई इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत सारे एरर्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड कर रखे हैं, तो एडवर्स रिपोर्ट बना के देगा। चौथी होती है अगर उनको कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं मिलता जिस तरीके से वो बता पाएँ कि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है, तो उस तरीके से रिपोर्ट बना के देते हैं। तो ये चार तरीके की रिपोर्ट्स होती है जो ऑडिटर दे सकता है। तो इससे क्या होता है? बेनिफिशरी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। हर कोई अपने डिसीजन ले सकता है। कंपनी वाले अपने डिसीजन ले पाएंगे, उनको पता चल पाएगा कि क्या एरर हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो आगे वो सुधार पाएंगे। तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बैंकर्स के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? वो पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ गलत तो नहीं है, कि अगर लोन वगैरह देना हो तो क्या वापस वो क्रेडिबिलिटी है कि वो वापस लोन चुका पाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोवाइडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू बी एन ऑडिटर अ पर्सन मस्ट बी एन एम्प्लॉयर, अकाउंटेंट या इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर एक ऑडिटर बनना है तो पर्सन क्या होना चाहिए? क्या वो एम्प्लॉय होना चाहिए? एम्प्लॉय मतलब
जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क, क्या वो एम्प्लॉय होना चाहिए? नहीं। क्या एम्प्लॉयर होना चाहिए? नहीं। अकाउंटेंट का भी मैंने आपको बताया, अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंट्स बनाता है। क्या वो अकाउंटेंट होना चाहिए? नहीं। वो क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन कैसे होना चाहिए कि उसका कोई भी मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना वो रिलेटेड होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से, ना वो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना एम्प्लॉयर होना चाहिए, ना वो अकाउंटेंट होना चाहिए। ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन इफ़ ही वांट्स टू बी द ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिपेंडेंट पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपने डिसीजंस किस तरीके से ले पाएगा। कोई भी द डिसीजंस विल बी विदाउट एनी बायसनेस के बिना वो डिसीजन तभी ले पाएगा जब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट पर्सन। नेक्स्ट, डैश इज द बैकबोन ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग। बैकबोन क्या होती है ऑडिटिंग की? ऑडिटिंग की बैकबोन का मतलब क्या हुआ? देखो, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। एक है अकाउंटिंग, वाउचिंग, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। तो बैकबोन क्या होती है? ऑडिटिंग टोटली डिपेंड, बैकबोन मतलब क्या हुआ? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑडिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑडिटिंग डिपेंड करती है वाउचिंग के ऊपर। ऑडिटिंग डिपेंड करती है वाउचिंग के ऊपर, अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंट्स बना दिए आपने, लेकिन उन अकाउंट्स को हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है। चेक किसके भी आप पे होंगे? कोई बेस होना चाहिए। तो वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अगर वाउचिंग अच्छे से हुई है तो ऑडिटिंग अच्छे से हो सकती है। रिवैल्यूएशन एक अकाउंट्स का टर्म है, जब हम अपने असेट्स रिवैल्यू करते हैं। तो पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12 पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स। तो वो यहाँ पे कोई उसमें वो नहीं है, रीअसेसमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे वाउचिंग के बारे में। वाउचिंग होती क्या है? वाउचिंग होती है मतलब आप क्या करते हो? बेसिकली चेकिंग करते हैं। किस चीज़ की चेकिंग होती है? चेकिंग जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी हमने बनाए होते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपेंसेस है, हर चीज़ का हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड इज़ मेंटेन फॉर एवरीथिंग। अगर कोई खर्चा करा, एक्सपेंस इंकर करा, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा। कोई रेवेन्यू आया, पैसा आया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर कोई सेल्स करी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कोई परचेजेस है तो दैट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो बेसिकली वाउचिंग का काम क्या है? वाउचिंग होती है जब आप हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करते हो, डिटेल में चेक करते हो विद एविडेंस के साथ। अगर आप एविडेंस के साथ चेक कर रहे हो तो दैट इज़ द वाउचिंग। अगर वाउचिंग अच्छे से हो रखी है, वाउचिंग प्रॉपर तरीके से हो रखी है, तो ऑडिटिंग बहुत ईजिली और स्मूथली हो जाएगी। लेकिन अगर वाउचिंग में ही एरर्स है, प्रॉपर बिल्स ही मेंटेन नहीं है, वाउचिंग करोगे भी किस तरीके से? कोई रेफरेंस तो देखोगे आप, हर चीज़ के बिल मेंटेन होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर बिलिंग ही नहीं होंगे तो वाउचिंग पॉसिबल ही नहीं है। या तो अगर आपने कैश में कोई डीलिंग होगी तो आप कैश मेमोज, हर चीज़ के बिल्स होते हैं, जैसे कैश मेमो हो गया, क्रेडिट नोट्स हो गए, डेबिट नोट्स हो गए, तो ये सारे बिल होते हैं। इन बिल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? सारे अकाउंट्स चेक होते हैं। ये अगर कोई भी ऐसा है जिसमें बिल नहीं है, तो मतलब आपके लिए क्या है? वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, दैट इज़ एन एरर, मतलब वहाँ पे कोई गलती हो सकती है। वाउचिंग अच्छे से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाउचिंग क्या है? ऑडिटिंग का बेस है। अगर वाउचिंग इज़ गुड देन ऑडिटिंग इज़ परफेक्ट। तो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो वाउचिंग क्या है? ऑडिटिंग की बैकबोन है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग इज, वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? नो नॉलेज ऑफ एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि कोई भी नॉलेज नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि बेसिकली क्या बता रहा है कि हर ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया गया है, कि मतलब सही तरीके से किया है। अगर कोई भी वाउचर्स उसके अवेलेबल हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनका कोई भी वाउचर अवेलेबल है, कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो कि एक तरीके से क्या कह रहा है? उसकी एक्यूरेसी को बता रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सो दिस इज करेक्ट पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? पार्शियल नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड टू बिजनेस। पार्शियल नॉलेज होती है? नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग क्या है?
वाउचिंग एक तरीके से ऑथराइजेशन दे रहा है ट्रांजैक्शंस का, मतलब ये बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है अगर वाउचर्स अवेलेबल है तो वो ट्रू है, ट्रांजैक्शन ट्रू है, एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट बता रहा है, करेक्ट है, करेक्टनेस बता रहा है उन चीज़ों का, वाउचिंग का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया वाउचिंग का? ऑथराइजेशन दे रहा है ट्रांजैक्शन का। तभी कहते हैं कि ऑडिटर के लिए वाउचिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वाउचिंग को बहुत ध्यान से करना, एक एक चीज़ उसमें चेक करना। जो भी वाउचर है उसकी डेट चेक करो, जो बिल की डेट है और जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेट मेंशन करी है क्या वो सही है, अमाउंट सही है, ट्रांजैक्शन सही है, जिस एंटिटी के साथ या जिस पर्सन के साथ या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हो क्या उनका नाम सही लिखा गया है, जो भी एसेट में डील कर रहा है क्या वो एसेट सेम है या हेड तो नहीं चेंज हो गया। तो वाउचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वो क्या कहता है? ऑथराइजेशन देता है ट्रांजैक्शन का, उनकी करेक्टनेस का, कि वो एक्यूरेट है, ट्रू है और करेक्ट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड। देखो जो भी प्रोसेस अभी हमने बात करी है वाउचिंग की, हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ चेकिंग कि एविडेंस ऑफ एंट्री, जो भी एंट्री आपने करी है उसको अगर आप चेक कर रहे हो कि वो सही है या नहीं है, उनके एविडेंसेस के साथ आप चेक कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या वेरीफाई करना कहते हैं? नहीं। ट्रांजैक्शन जो एसेट्स होते हैं उनको वेरिफिकेशन होता है, ये हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में भी। ऑब्जर्वेशन मतलब फिजिकल ऑब्जर्व कर रहे हो आप, फिजिकली वहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि ट्रांजैक्शन हो कैसे रहे हैं, तो क्या उस चीज़ को कहेंगे? नो। क्या इंस्पेक्शन होगा? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज वाउचिंग, कि जितने भी एविडेंसेस होंगे एंट्रीज में, जो प्रोसेस होता है चेक करने का एंट्रीज के साथ, तो उसको वाउचिंग ही कहते हैं। कि जितने भी आपके एंट्रीज हुई हैं उनके साथ क्या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है क्या उसके साथ एंट्रीज एक्यूरेटली बिल्कुल एज इट इज़ वैसी हुई हैं जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है, डेट इज सेम और नॉट, amount is same or not, the person from whom the entity has done the transaction, is that person the same or not, if assets are purchased the same asset has been recorded or the head has been changed. So these are basically checked. So the correct answer over here is also vouching. Next, to verify cash transactions what is necessary? अगर आपको कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना है तो क्या नेसेसरी होता है? कैश ट्रांजैक्शन का पहले मतलब समझते हैं। मतलब आपने कोई भी चीज़ क्या करी है कैश में, या तो आपने कोई सेल्स करी है, कैश में आपने कोई परचेजेस करी है, आपने कोई कैश में एक्सपेंस इनकर करा है, आपको कहीं से कैश में रेवेन्यू मिला है, या एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो सकती है कैश में जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जिसकी वजह से कैश में या तो पैसा आ रहा है जिसको कहा जाता है इनफ्लो, या तो बिजनेस से पैसा जा रहा है जिसको कहा जाता है आउटफ्लो। तो या तो ये इनफ्लो होगा कैश में या तो आउटफ्लो होगा। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन जिसमें इनफ्लो हो रहा है कैश का, जो बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है या बिज़नेस से पैसा जा रहा है, तो उन ट्रांजैक्शन को क्या कहता है? कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करना? क्या हमें ये देखना होगा सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल? यस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल को देखना कि अंदर कंट्रोल कैसा है, मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, क्या उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है या नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो गलतियाँ होना तो बिल्कुल मैंडेटरी है उसमें, उस केस में। अगर कंट्रोल अच्छा है, हर कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सारा काम कर रहा है, तो कैश ट्रांजैक्शन ईजिली वेरीफाई हो पाएंगे, उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी। क्योंकि अगर हर कोई अपना काम अच्छे से कर रहा होगा तो गलतियाँ, एरर्स, फ्रॉड्स होने बहुत कम हो सकते हैं। सो इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा होगा तो आपके लिए जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। सेकेंड बी पॉइंट क्या है? चेक ऑल ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल, ट्रांजैक्शंस तो चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, रिलाई कर लोगे कि एक दो चेक कर लिया बाकी छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू चेक ऑल द ट्रांजैक्शंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, यस, you have to check the documentary evidence for every transaction whenever you are doing vouching for any particular transaction or anything. So it is very important, it is mandatory to have a documentary evidence. आपको हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत कंपलसरी है, और उस चीज़ को चेक करवाना अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एविडेंस आपने दो तीन जगह लगा दिया या किसी का एविडेंस मिस हो रखा है, नहीं। You should have proper record of each and everything. Documentary evidence for everything is very much important, even in the case of cash transaction, even in other cases also. So if we talk about verifying the cash transactions, so the answer is
all of these. The correct answer is all of these, as all of these are applicable. Next, वाउचर शुड बी एड्रेस्ड टू, सी जो भी वाउचर होंगे, वाउचर मतलब क्या हो गया, बेसिकली हमारे बिल्स, क्या वो ऑडिटर के नाम पे होने चाहिए? नहीं। ऑडिटर कौन हो गया? ऑडिटर होता है जो क्या करता है, चेक करता है। क्या चेक करता है? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या देखता है वो उनका, क्या वो एरर्स, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से फ्री हैं या नहीं है, वो चेक करता है। तो ऑडिटर के नाम पे हमें वाउचर लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या वो क्लाइंट के नाम पे होने चाहिए? अभी होल्ड करते हैं इस पॉइंट को। क्या वो एम्प्लॉय के नाम पे होने चाहिए? क्या कोई भी डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय के नाम पे होना चाहिए? नहीं, एम्प्लॉय के नाम पे नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय तो वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज क्लाइंट, जो बेसिकली उस ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है, जिससे रिलेटेड है, जो बिजनेस है, तो उसी के नाम पे ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नन ऑफ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो भी आपका वाउचर होना चाहिए, दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी बिल आएगा, क्लाइंट के नाम पे, क्योंकि उसी का बिजनेस है। Client over here will be the business itself. Coming on to the next one, which of the following can be accepted as supporting document? इसमें से किसको आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप इनवॉइस और चालान को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कह सकते हो? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को कह सकते हो? ईमेल्स को कह सकते हो? ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इनवॉइस होगा, वो भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। चालान मिल गया कहीं से, जैसे कि चालान आप उसके भी डिपॉजिट करते हैं ना, टैक्सेशन आप फिल करते हैं, तो टैक्स का जो पेमेंट होती है वो भी चालान के थ्रू होती है। वो चालान भी आप लोग लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, ईमेल्स, ये सब क्या हो सकते हैं आप लोगों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो इन सब का रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड रखना इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, वाउचर कैन बी एड्रेस टू द, ये अभी हमने करा था, दोबारा से आ गया। वाउचर कैन बी एड्रेस टू द क्लाइंट। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है जो कि 100 ऑडिटिंग एमसीक्यूज़ की है। कुछ ऑडिटिंग एमसीक्यूज़ हमने पहले भी अपलोड करे थे। हमने पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ऑडिटिंग एमसीक्यूज़ के नाम से ये सारे एमसीक्यूज़ चेक कर सकते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।